हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम हाई क्लासेस फेस्ट पे। तो आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का क्लास 9th का पेपर। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से देखना है। ये अधिकतम 80 अंकों का होगा। अच्छे से आपने अगर देखा है तो सभी का क्या आएगा, 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पेपर आएगा, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, एकदम आराम से देखो, ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो। ऐसे तो आराम से ही पढ़ाऊंगा मैं सारे क्वेश्चन, फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बस प्रैक्टिस करना ना। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, उसके अंदर ये सारी बातें हैं। देखो, इस प्रश्न पत्र में ए ब स द ई 5 खंड होंगे। क्या होंगे? 5 खंड होंगे। और खंड ए में 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ठीक है, और जो सब एक एक नंबर के होंगे। खंड ब में 5 आएंगे। ठीक है, जो 2 नंबर होंगे। तो 20 नंबर का तो ऊपर वाला हो गया। और ये 5 दूनी 10 नंबर के ये हो गए ना। 2 अंक का 5 क्वेश्चन 10 नंबर का हो गया ना, 5 दूनी 10। और खंड स में क्या है, 6 अंक के 6% आएंगे, 3 अंक के 6×3=18, ये हो गए। ठीक है, और ऐसे करके सारे देखो करेंगे तो साथ साथ में पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, आपको एकदम बढ़िया तरीके से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, खंड ए, चलो करते हैं स्टार्ट। आपके सामने खंड ए है जिसके 20 क्वेश्चन हैं और एक एक नंबर के हैं। खंड ए 20 क्वेश्चन है और एक एक नंबर के ये होंगे सारे। पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब इसमें ये देखो उत्तर कैसे लिखने हैं आपको, साफ साफ ये देख लो सबको क्या है, उत्तर। ठीक है, या फिर आंसर, ANS। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। अब जैसे पहले क्वेश्चन का लिख रहे हो तो पहला आंसर। ठीक है, फर्स्ट। और इसके अंदर क्या है, ABCD जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लो इसका A आंसर आया। ठीक है, तो इसमें A, पहले में A। ठीक है, जो भी है B आया तो B लिख दो। ऐसे करके उत्तर लिखना है आपको। और फिर इसके जो है, मान लो इसमें A में तो है -4 और B में है 6। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। चलो हम इसको सोल्व करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, रेखीय समीकरण जो आपके सामने है, 5 2y - 4 3x 4y - 7, y का गुणांक क्या आएगा? हाँ जी बताइए, y का गुणांक इसमें क्या आएगा? y का गुणांक मतलब क्या होता है, जो y के साथ होता है। ठीक है, y का गुणांक क्या आएगा, जो y के साथ होगा। ठीक है, पहले इसको समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। जो 5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कि y है नहीं, 5×2 = 10 10y तो यहाँ से आ गया। y को देखेंगे हम। ठीक है, 10y तो यहाँ से एक ये रहा, -4y ये रहा। ठीक है, तो -4y और y इसमें है नहीं, ये 2 ही है। तो 10y में से 4y जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6y बचेंगे। ठीक है, अब y का गुणांक पूछा है हमसे, y का गुणांक पूछा है हमसे, तो क्या आएगा बताओ? जो y के साथ जो होता है वही होता है। तो y के साथ क्या है, 6 है। तो हमारा आंसर B सही हो जाएगा, जो क्या है 6 नंबर। तो कैसे लिखेंगे उसका उत्तर अभी बताया था मैंने आपको। उत्तर है 1 में B का आंसर आएगा। ऐसे करके लिखना है आपको। और इसमें आंसर क्या है, 6। ठीक है, ऐसे करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको एक्सप्लेनेशन करना नहीं है। तो ऐसे जल्दी जल्दी शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल के और एबेसिडर बता के आ जाना इसमें। ठीक है, √50 का मान क्या होगा? √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25×2, 25×2 = 50 होता है ना, √। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग √रूट होते हैं, मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 25×√2, तो दोनों को अलग अलग रूट में कर दिया। 25 का होता है 5 और √2 का √2। 5√2 देखो कौन से ऑप्शन में है, डी वाले में आ गया। तो बी का आंसर क्या आ गया, 2 नंबर का डी आ गया, मैंने 5√2। वेरी गुड। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो। 3 नंबर का क्वेश्चन देखना अपने को, क्या आएगा, P की वैल्यू दे रखी है हमें -4 और -3। तो x अक्ष से लंबित दूरी पूछिए। देखो x अक्ष से पूछे तो हमें कौन सा बताना है, ध्यान देना इस बात पे। x अक्ष का पूछे तो हमें y का बताना है। क्या बताना है, y का बताना है। ठीक है, तो अब देखो x अक्ष का देखो, ये क्या दे रखा है मैं बताता हूँ आपको। ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें पहले तो होती है x की, फिर y की। जिससे भी पूछे इसमें x की पूछिए तो हमें क्या बताना है, y की बताना है। ठीक है, तो y की क्या है इसमें, -3 दिखाई दे रहा है। सेकंड नंबर पर y है ना, तो -3 किस में है, C का।
जो पूछे x की पूछे तो y की बतानी है, y की पूछे तो x की बतानी है। पहली वाली x की वैल्यू होती है और दूसरी वाली y की वैल्यू होती है। क्या x की पूछी थी तो y की बतानी है -3। नेक्स्ट, ABC में ए बी बराबर BC को B 40 डिग्री है तो C का मान ज्ञात करो। ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिया ABC जिसमें AB बराबर BC है। ठीक है, चलो हम ट्राइंगल बनाते हैं, एक बनाते हैं ट्राइंगल बना दिया जिसमें बराबर क्या दिया है, ये तो दे दो B तो ABC। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है भाई, केवल क्या क्या दे रखे हैं, ये दे रखा है AB बराबर BC तो AB BC के बराबर है। ठीक है, जो सामने वाली भुजा है उसका एंगल भी क्या होता है, इस भुजा के सामने ये है तो ये भी बराबर होगा और ये बराबर होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मतलब थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा होगा। सामने आमने सामने की भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और ये अपने को दे रखा है 40 डिग्री, कितने दे रखे हैं, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो त्रिभुज के सारे एंगल कितने होते हैं, 180 के होते हैं ना, तो कर देंगे हम। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ठीक है, एंगल A प्लस B प्लस, अब इनकी वैल्यू रख देंगे हम, क्या रख देंगे, वैल्यू रख, A की वैल्यू कितनी है थीटा, B की वैल्यू कितनी है थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या आ गया, C की वैल्यू कितनी है 40 और बराबर में 180। ठीक है, अब थीटा थीटा 2 थीटा और वह 140 180 में से ये 40 प्लस के इधर माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर कितने हो गए 140 और थीटा बराबर कितने हो गए 70 डिग्री। मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में चल जाएंगे। ठीक है, तो कितने आ गए 70। तो आंसर 70 किस में है, देखो बी वाले में है। कितने वाले में है, 70 वाले में क्या है आंसर इसका, तो बी का इसका आंसर आ गया 70। ठीक है, आराम समझ में आ गया क्या बोला मैंने। सामने वाले दो भुजा बराबर बताइए ABBC, तो उसके एंगल भी बराबर होंगे, तो 2 थीटा और प्लस में 40 बराबर 180 है ना, और प्लस में 180। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर क्या आ गया हमारा 180 आ गया है ना, और ये प्लस में माइनस में चला गया 40, तो 180 में से 140 गए तो क्या आ गया, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 140, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 140 और थीटा की आ गई 70 आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, इसका आंसर बताना हमें 5 नंबर वाले का आंसर। 2 प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 प्रतिच्छेद रेखा जो आपस में कर रहे हैं चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या दे रखा है, TOY सर्वांगसम है SOD के। TOY दिख रहा है आपको, है ना, ये वाला और इसके सर्वांगसम है, सब कुछ सर्वांगसम है। सिद्ध करने के लिए क्या एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें हमें ये तो बता रखा है देखो कि ये निशान होता है इक्वल का। ठीक है, ये यहाँ लगा रखा है, तो ये वाली IO बराबर है OD के। देखो इसमें तो ये बता रखा है IO बराबर DO, ये दे रखा है, ये 2 भुजा बराबर है। ठीक है, एंगल एक तो भुजा बराबर होगी, एक एंगल O बराबर एंगल O, क्यों, एकांतर है ना, एकांतर है। ठीक है, और अभी कौन से हो गया, देखो ये तो S हो गया और ये A हो गया, एक S और बराबर कर देते हैं ना, तो C वाला आएगा, इसमें क्या आएगा, C वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो C सही हो जाएगा। TO देखो ये वाली और इस TO बराबर OS इसके बराबर है, तो इसके सामने का एंगल भी बराबर हो गया, मतलब I और D भी बराबर हो गया। ठीक है, तो फिर इसमें एंगल वो लग जाएगा AS है ना, तो इस तरीके से हमारा आंसर C आ जाएगा। वैसे तो एक्सप्लेन करना नहीं है, तो एक भुजा और बराबर करनी थी, एक भुजा और एंगल तो हमें दिखाई दे रहा है कि शीर्षा विमुख एंगल बराबर है और एक भुजा दे रखी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, एक शांत रेखा, ठीक है, एक शांत रेखा निश्चित रूप से बढ़ाई जाती है। यूक्लिड की अभिधारणा है, कौन सी अभिधारणा आती है इसके अंदर बताओ।
तो इसके अंदर आती है बी नंबर का इसका आंसर। अब ये विधारणा है यूक्लिड की विधारणा नंबर 2, याद रखो। अब यूक्लिड की विधारणा नंबर 2 में क्या है, एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से उठाई जाती है, ठीक है, इसे हम ध्यान रखना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, बताओ। फॉर्मूला बेस है। तो देखो पूरे गोले का क्या होता है, ठीक है, 4πr², ठीक है। तो अर्धगोले का 2 से भाग दे दो इसमें, तो 2πr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2πr²। देखो कौन से में है, बी वाले में है, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा बी। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, और कोई दिक्कत हो कहीं पे भी तो कमेंट कर देना, आपका जवाब दिया जाएगा ना। ऐसे कुछ कर नहीं है, एकदम आसान तरीके से एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं। चलो, और एकदम फ्री है आपके लिए इस चैनल पे, बहुत सारे इसमें सारे हर सब्जेक्ट के वीडियोस पड़े हैं, ठीक है। हर क्लास के लिए, कंपटीशन के लिए आप देखो आराम से, किसी के लिए कोई फीस नहीं है। फिर भी कोई पेरेंट्स चाहता है कि हाँ हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता है, तो सुपर थैंक्स के द्वारा वो हमें कुछ दे सकते हैं ना, अपने सुपर थैंक्स कर सकते हैं ना। चलो, सुपर चैट कर सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, और हमें बाकी पढ़ाई एकदम फ्री है आपको ना। 8 नंबर का देखो क्या है, बहुपद दे रखा हमें कि घात बतानी है हमें। क्या बतानी है, घात। इसमें घात में क्या होता है, सबसे ज़्यादा बतानी होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 4 दिख रही है आपको, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, सी में 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में समान होते हैं। अब देखो 2 संकेंद्रीय वृत्त, एक केंद्र, ठीक है, और यही इसको केंद्र मान के दूसरा वृत्त बना दिया, ठीक है। इसमें क्या समान होता है, क्या समान होता है भाई, स्पर्शरेखा नहीं, जीवा नहीं, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या भी अलग आएगी, जीवा भी अलग है, केंद्र समान होंगे। दोनों का केंद्र तो यही है, ठीक है। दोनों का केंद्र सेकेंद्रीय वृत्त हो जाए, दोनों का केंद्र यही है वो, तो इसका क्या जाएगा, क्या आएगा आंसर बताओ, केंद्र बी वाला सही आ जाएगा। क्या जाएगा, केंद्र बी वाला सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा एक चर का बहुपद है। क्या बोला है इसमें, एक चर वाला बहुपद बताइए भाई साहब, आपके सामने है। 10 नंबर का आंसर दीजिए। सारे बच्चे कमेंट भी करते रहे ना, तो एक चर का हमें दिखाई दे रहा है। देखो इसमें तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई। सिर्फ इसमें जो 2 वाला है ना, इसमें खाली क्या है, एक्स है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक्स है ना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा बी वाला, ठीक है। 10 में बी। 11 का देखेंगे, 96 का प्रतिवर्ती कोण क्या आएगा, ठीक है। 96 का प्रतिवर्ती कोण क्या आता है बताओ भाई, क्या होगा बताओ। देखो प्रतिवर्ती कोण मतलब क्या होता है, जो 2 कोणों को मिला के 180 जिसका योग हो जाए ना, तो एक एंगल मानेंगे हम थीटा, प्लस में 96 है, ठीक है, और बराबर में आता है 180। अब ये प्लस में थीटा ज्ञात करना है हमें, तो इधर जाके माइनस में आ जाएगा 180 माइनस 96, तो क्या आ जाएगा आपका बताओ। 10 में से 4 जाएंगे, 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, 96 है ना, हाँ, और ये कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, ठीक है। तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। सीधा ही माइनस करते हैं, 180 में से 96 घटा लो, 84 इसका आंसर हो जाएगा, जो ए नंबर का हमारा सही आंसर है, ठीक है। हाँ भाई बताओ इसका मान क्या होगा, आपके सामने यदि 3x + 2y = 12 और xy = 6 है, तो इसके मान ज्ञात करनी है। हम देखते हैं, देखो 6 को एक्सप्लेन करते हैं, किस किस के होता है बताओ, 6 वाला किस किस का होता है, ऐसे सोचना है हमें ना। जैसे 2 गुणा 3 होता है, 2 गुणा 3 6 होता है ना। अब x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3, ये x की ये y की। अब यहाँ इसमें रखते हैं, हमारा अगर 12 आ जाता तो सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, 3 गुणा x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, ठीक है, +2, y की वैल्यू कितनी है 3, बराबर में 12 आ रहा है। क्या 12 आ रहा है, तो हमारा x की वैल्यू ये 2 और 3 हमारी क्या आ जाएगी, सही आ जाएगी ना। तो चलो चेक करते हैं, 2 3 6 + 2 3 6, 6 और 6 कितने आ गए, 12 आ गए ना। तो 12 = 12, तो हमारा क्या आ गया, एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 3 है ना। अब पूछा क्या, ये पूछा है, वहाँ से चेक कर लिया हमने, अब यहाँ करेंगे। तो इससे करते हैं हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 9, यहाँ से करें ना, 9x², एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देते, चलो और स्टेप कर देते हैं, प्लस
4y की स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 9, ठीक है। ये हमें करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये हमें करना है, तो इसमें करते हैं। चलो, तो 9 चौक 36 प्लस 9 चौक 36, 36 36 क्या होता है 72 आ गए, क्या आ गए 72। तो जो हमारा 4 वाला जो आंसर वो एकदम सही आ गया, ठीक है। 4 वाला आंसर क्या है, एकदम से सही। 72 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसको उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। 13 नंबर का देखो भाई क्या है, किसको क्या होती है, उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। तो इसमें परमेय जो आंसर आएगा ये नंबर उसका सही है, परमेय को उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। 14 नंबर का देखो आपके सामने क्वेश्चन है, इसके सामने क्या है, t+1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो जिसका भी बोले ना, जैसे t+1 में करके दिखाता हूँ, लिख दो t+1 बराबर में रख दो 0, है ना। अब t की वैल्यू निकालो क्या आएगी, तो t और प्लस है उधर जाएगा तो क्या -1 रख देते हैं पूरे समीकरण में, उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना आपको ना, जो भी आपको दे रखा ना कि इससे वो विभाजित करना है, तो उसको क्या करना है, उसके बराबर में 0 रख देना है और टी की वैल्यू निकाली उधर जाएगा -1 यहाँ पे रखेंगे हम सब, है ना। तो -1 रखेंगे, क्या आएगा इस वैल्यू देखते हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा ना। शेषफल पूछा था तो -1 रखेंगे। तो करते हैं, हाँ 4t की पावर, है ना, -1 रखना है। देखो -1 तो -1 है ना, तो जिसकी पावर सम होगी ना उसमें तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये रख के दिखा देता हूँ आपको ना, जैसे ये है -1 की पावर 4, ठीक है। और चलो कर देते हैं, लिख ही देता हूँ ना, सब जगह क्या कर दें, -3 -1 की पावर स्क्वायर प्लस 2 -1, ठीक है, और -1। इसमें अब हम आंसर करेंगे इसका ना। अब देखो 4 1 की पावर प्लस है ना, प्लस 4 है ना, मतलब सम है ना, तो इसका माइनस करके भी दिखा दो। चलो देखो मैं करता हूँ, -1 और -1 माइनस +1 तो इससे हो गया, और -1 +1 इससे होगा 1 1 1 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। जिसकी पावर पॉजिटिव है उसका तो 1 आ जाएगा। तो 1 से 4 को करेंगे तो 4 का 4, ये देखो नेगेटिव आएगा इसका आंसर, क्यों 3 है ना, विषम संख्या है ना, तो -1 आएगा। -1 को 5 से करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा, माइनस आएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया। जिसकी पावर क्या है पॉजिटिव सम होती है ना, तो उसका तो पॉजिटिव 1 आ गया, +1 आ गया। और जिसकी क्या विषम होती है पावर, जैसे इसकी 3 है ना, तो इसका -1 को 3 बार करेंगे ना, तो जैसे इसमें देखो माइनस प्लस और एक बार करेंगे तो माइनस आ जाता है, -5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, ठीक है। अब पहले से -6 है और ये +1 आ गया, तो -6 का -6 ही आएगा ना, माइनस पहले से लगा हुआ है। आगे देखेंगे, इधर देखेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और -1। इसको सोल्व कर लेंगे, देखो माइनस को जोड़ेंगे सबको, तो 5 और 1 6 6 6 12 और 13 14, 14 में से अब 10 को माइनस कर दो भाई, 14 में से 4 को माइनस कर दो, 14 में से अब देखो माइनस का 14 और प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस होंगे 10 आ जाएंगे, है ना। और 14 में से 4 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा होगा। बड़ा क्या है, 14 है, तो माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। तो -10 हमारा आंसर आया सही, जो किस में है, बी वाले में है। किस में, बी वाले आंसर में है -10, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। एक बार दोबारा देखते हैं, जैसे इस पे देखा कि t+1 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। शेषफल पूछा था तो बराबर रख देंगे इसको 0 के, ठीक है। और t उधर जाएगा तो +1 किस में चल जाएगा, -1 में हो जाएगा ना। तो t की जगह पे -1 रख दिया, सोल्व कर दिया, जो आएगा वो आंसर आ गया। तो हमारा आंसर आया -10 हमारा आंसर आ गया, जो कि हमारे किस में है, बी वाले में, ठीक है। किस में है, बी वाले में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट देखें, 15 नंबर का आंसर बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करेंगे भाई। क्या है इसके अंदर देखते हैं। आकृति देखिए आपको सामने, ठीक है। आकृति में क्या बोल रखा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं। जो भी ए बी है, दिख रहा है ना आपको, ये वाली ए बी और सी डी
दो जीवा ही है। जीवा क्या होती है? किसी भी वर्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई लाइन को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। और ओपी और ओक्यू क्या है? क्रम से जीवा एबी और सीडी पर लंब है। ठीक है, ओपी देखो कहाँ पे है, ये ओपी है और ये ओक्यू है, ये लंब है एबी और सीडी पे क्रम से। और क्या दे रखा है हमें? पी ओ क्यू बराबर 140। अब देखो इसमें पी ओ क्यू है ना, बीच वाला जो वो एंगल होता है 140, तो ये जो एंगल ओ वाला है ये देखा है 140 140। ठीक है, पूछा क्या है? पी और ए पी क्यू, देखो कहाँ पे ए पी क्यू, मतलब इस ये वाला और ये वाला का योग पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? योग पूछा है हमें। तो कैसे निकालेंगे इसको बताओ, दिमाग लगाओ भाई सारे बच्चे, कैसे निकालेंगे? कुछ एजुकेशन भी है तो कुछ टफ भी है ना, बताओ। चूंकि क्या है, इसमें ए बी और सी डी बराबर दे रखा है, इसमें ए बी और सी डी बराबर दे रखा है ना, दो बराबर जीवाएं बताया था ना। ए बी और सी डी क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। तो इसका जो अर्धक कर रखा था ना, दूरी समान है ना दोनों की, केंद्र से समान दूरी है, तो ओपी और ओक्यू भी बराबर होगा। ओपी और ओक्यू बराबर, केंद्र से समान दूरी है ना, त्रिज्या केंद्र से समान दूरी, तो ओपी और ओक्यू भी क्या होगी? समान होगी ना। तो फिर क्या हो गया बताओ, ये जो एंगल है कौन सा? पी ओ क्यू, ये त्रिभुज है, ये कौन सा हो गया? समद्विभाजित हो गया ना, समद्विभाग हो गया, समान भुजा। तो समान भुजा के सामने के एंगल भी क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, आ रहा समझ में सबको? देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब ये त्रिज्या से समान दूरी, देखो एक बड़ा चित्र बना के देता हूँ आपको ना। ये तो मैंने इसको बना लिया और इस चित्र को बड़ा बना दिया मैंने ना। इसमें क्या है, क्या बोल रखा है कि ये दो बराबर दे रखा है हमें, है ना, ए बी और सी डी बराबर दे रखी है हमें। ठीक है, और ये है हमारा केंद्र, केंद्र से और इसकी दूरी, केंद्र से ये दो, इनकी दूरी बराबर होगी, तो ये दो भुजा दोनों क्या होगी? बराबर हो गई। ये दोनों बराबर, तो इनके कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। ये कोण बराबर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। और ये हमें दे रखा है कितना? 140। और त्रिभुज के सारे कोणों का योग होता है 180। तो ऊपर लिख देता हूँ मैं कि 2 थीटा प्लस 140 बराबर क्या होगा? 180। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर 140 से 180 में से 140 माइनस उधर जाएगा, माइनस में हो जाएंगे, तो फिर 40 बचेंगे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 2 गुणा में तो भाग में हो जाएगी, तो 20 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू 20 आ गई। थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। ठीक है, तो इसका क्या है? 20 आ गई। तो दो थीटा पूछी थी, थीटा की वैल्यू कितनी आई? 20 आ गई ना। तो उसका 15 नंबर का देखो क्या आएगा? 2 थीटा की वैल्यू बताओ, इनके बराबर योग क्या था। चलो मैं इसको प्रिंटेड फॉर्म में भी है, तो मैं आपको उस फॉर्म में इसको बताता हूँ ना। तो ए पी क्यू है ना। चलो प्रिंटेड फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा ना। वैसे ऐसे ही होगा, ज़्यादा कुछ वो है नहीं। आपके हर चीज़ में लेके आया हूँ, प्रिंटेड फॉर्म में लेके आया हूँ हर क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा थोड़ा टफ होगा, वो मैं उसमें दिखाऊंगा आपको ना। चलो देखो ये प्रिंटेड फॉर्म में, इस यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ना, वो बना लेता हूँ डायग्राम, उसी हिसाब से करेंगे इसको ना। ये दो स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, और एक बिंदु दूसरी बिंदु तक, और एक ये इसका केंद्र है, इससे इसकी दूरी दोनों की क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, और इसकी क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, और ये है पी और ये है क्यू। ठीक है, अभी देखो जो था कि ये दोनों बराबर, अभी ये दोनों बराबर हो गई थी ना अपनी, मैंने वहाँ बता दिया था आपको, ये बराबर हो गई, तो इसका एंगल भी क्या हो गया? एंगल भी बराबर हो गया ना। तो जैसे कि क्या है,
ये होगा ना अपना। तो ओ पी क्यू 20 डिग्री निकाल दिया था ना मैं यहाँ पे, ये दोनों कितने 20-20 के हो गए। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि क्या पूछा है, ए पी क्यू और सी क्यू डी, ये पूछा। देखो इसका प्लस का पूछा था, तो हमें हमारे पास तो अभी यही आया ए पी क्यू कौन सा, देखो ए पी क्यू, ठीक है। ये क्यू क्यू है क्या, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, तो क्यू कौन सा है इसमें, क्यों, अच्छा ये क्या क्यों, अच्छा ये वाला क्यों है ना, ओ पी क्यू, और ये ओ है अपना। चलो अब निकालते हैं। देखो 20 तक तो मैंने आपको समझा दिया, पहले भी समझा दिया, अभी भी समझा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कर रखा है। अब अपने पूछा क्या है, अपने पूछा ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला और ये वाला का योग पूछा है, तो ये निकालेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है, दिया गया है कि ओ पी है ना, ए बी पर लंब है, ओ पी ए बी पर लंब है, हाँ दिया था हमें, ओ क्यू सी डी पर लंब है, ठीक है। और ओ पी ए बराबर ओ क्यू सी, ओ पी ए, ये दोनों क्या है, बराबर है। और इसका लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये कितना है 90, दोनों कितने हैं 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, अब क्या करेंगे, ए पी क्यू बराबर ओ पी ए, ठीक है, ए पी क्यू बराबर ओ पी ए, ठीक है। ये क्या है 90 डिग्री, ए पी क्यू निकालना अपने को, ए पी क्यू निकालना है ना, 90 डिग्री का बना रहे हैं ना, ए पी क्यू कितने हैं, तो अपने क्या आ गया, देखो 90 माइनस 20, 20 कहाँ था अपना, कौन सा निकाला था अपन ने, ये देखो 20 निकाल रखा अपन ने, ठीक है। ओ पी क्यू, ओ पी क्यू 20 निकाल रखा ना, तो इसको माइनस करेंगे तभी तो वो आएगा। देखो मैं बताता हूँ, ये अलग से बनाता हूँ, लंब डाला है ना, अरे ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा 90 है, कितना है 90, और ये हमने निकाल रखा है 20। अब पूछा ये वाला है ना, ये वाला, तो 90 में से 20 माइनस होंगे, 90 में से 20 माइनस 70 आ गया, 70 ये वाला आ गया और 70 ये वाला आ गया, 70 और ये 70। अब पूछा क्या, इनका योग पूछा है, क्या पूछा है इनका योग पूछा है, तो 70 70 140, तो आंसर आ गया हमारा 140। आया समझ में, बताओ भाई। थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने आराम समझा दिया, वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से। वैसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर दोबारा हर बार समझाऊंगा तो, चाहे आपको तो लास्ट में दोबारा देख सकते हैं। वैसे था कुछ भी नहीं इसके अंदर, आगे समझ में सबको। चलो बड़ा डायग्राम बना के समझाऊं क्या, फिर ये चुप जाएगा कंफ्यूजन। चलो बाद में देखेंगे ना, एक बार तो आपको बता दिया मैंने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो तो कुछ टफ है तो इजी इजी क्वेश्चन भी अपने पास है ना। ये देखो कितना एजुकेशन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 16 का देखो क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई क्वेश्चन टफ आ जाए ना तो उससे डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या था 2x + 5 = 13, ठीक है। तो 2x एक्स की निकाले तो 2x इधर 13 प्लस से 5 एक साइड से लेफ्ट साइड से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के पहले लेफ्ट साइड में था, अब राइट साइड में गया तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया, 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ भाई, 8 बचेंगे। x मल्टीप्लाई में जो निकालना है वो वहीं रखेंगे, अब 2 क्या गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4, तो 1 2 2 चौक 8 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जो भी हमें निकालना होता है वो तो एक वो ही रखना है लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में भेजेंगे। कोई भी चीज़ लेफ्ट से राइट में जाएगी तो प्लस की माइनस में जाएगी, माइनस की प्लस में, मल्टीप्लाई की डिवाइड में, डिवाइड की मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस तरीके से है। तो 4 आंसर आ गए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चरों 17 का नंबर क्वेश्चन देखना है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण का ग्राफ दर्शाइए, ठीक है। क्या होगा बताओ इसका, एक परवलय होगा, एक रेखा होगा, एक वर्त होगा, एक वक्र होगा। दो चरों वाला का क्या होगा, एक रेखा होगा, बी वाला इसका आंसर एकदम से सही आ जाएगा। 18 का देखो
एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इसकी ऊंचाई कितनी है? ए है। तो क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई मतलब ये तो भुजा स्क्वायर होते हैं ना, इसको दे रखिए ऊंचाई। हाँ भाई देखो इसका क्या है, अगर देखो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है ना, अगर ये ऊंचाई ना दे के यहाँ पे दे देता क्या? भुजा है इसकी, ऐसे बोल देता। ठीक है, तब तो एकदम सिंपल हो जाता है, √3/4 भुजा स्क्वायर है ना, चलिए डी वाला हो जाता। लेकिन ये दे दिया, इसका क्या? ऊंचाई दी है ना। तो ऊंचाई में क्या रिलेशन होता है? साइड भुजा में और ऊंचाई में क्या वो होता है, संबंध होता है। देखो मैं दिखाता हूँ। H बराबर √3 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √3/2 साइड एस, एच फॉर हाइट, एस फॉर साइड। ठीक है, ये होता है। अब हमारे को फॉर्मूला पता है कि भाई फॉर्मूला ये होता है ना, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा मतलब साइड निकालेंगे यहाँ से, तो एस क्या आ जाएगा? जो निकालेगा वो एक साइड रख देंगे। एस बराबर ये एच का ये ऐसे कैसा है, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा ना। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये आ गई। अब इसकी वो ये फॉर्मूले में रख देंगे, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये रख देंगे हम ना। ठीक है, तो √3/4 और भुजा स्क्वायर बोला है, तो हमारे पास भुजा क्या है? 2h/√3, 2h/√3 है ना। ठीक है, और एच की वैल्यू क्या, हाइट की वैल्यू क्या दे रखी है? ऊंचाई तो ये दे रखी है, तो एच की जगह में वो रख दें क्या? ये चलो यहीं रख के दिखाता हूँ ना, √3/4 और 2a/√3। ठीक है, समझ में आया? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा क्या था हमारा? 2h/√3। ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ना। इसका √3 भुजा स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करेंगे हम। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे ना। तो थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ना, तो √3/4 और 2a/√3 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना अपने को, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो इसको सोल्व करेंगे भाई, तो √3/4 और इसका क्या आ जाएगा? 2 का 4 आ जाएगा, 4a² √3 का स्क्वायर 3 होता है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, बताओ समझ में आ रहा है सभी को? इतने इजी क्वेश्चंस नहीं है ना, थोड़ा सा वो करते हैं। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? इसको काट पीट के इसका लास्ट में देखो कट हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा ना। अब ये बचा, ऊपर √, नहीं रहना चाहिए, तो नीचे √3 से √3 से 3 को गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे ना। इसको गुणा कर देंगे √3 से, ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। फिर लास्ट में इसका सोल्यूशन आ जाएगा a²/√3। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर, आ जाएगा a²/√3। तो कौन से में अपना a²/√3 ढूंढो, बताओ कौन से में है? सी वाला आंसर है ना। चाहे ऐसे लिख दो चाहे पहले वाला लिख दो, √3 ऊपर आया था ना, तो अपने तो पहले ही आ गया था, आगे करने की जरूरत नहीं, गुणा करने की। देखो √3/3 a² है ना, √3 की गुणा करने की जरूरत नहीं, अपना आया हुआ। देखो यहाँ देखो क्या है, √3/a², √3/a²/3, सी वाला आंसर हमारा। ठीक है, तो हमें क्या रिलेशन याद रखना है? हाइट, दो चीज याद रखनी है अपने को। क्या क्या याद रखना है? एक तो है कि हाइट और साइड बोले तो ऊंचाई और भुजा में क्या संबंध होता है? एच बराबर रूट, हाइट का क्या फॉर्मूला होता है? √3/2s, √3/2s। और एक फॉर्मूला ये याद रखना है अपने को, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजाएं मैंने इससे निकाल दी और इसमें रख दी, इतना ही काम था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
हाँ भी बताएंगे। आपके सामने 19 नंबर का और 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रखा है, क्या कह रखा है देखो, अभिकथन दे रखे हैं ना, और उसके बाद में आर कारण दे रखा है ना, अभिकथन और कारण, आर कारण है और ए अभिकथन है। सही विकल्प देखो ए, ऐसा क्वेश्चन आया ना, देखो रीजनिंग टाइप बना दिया। ए में क्या लिखा है कि ए कब करेंगे हम आंसर में, जब दोनों अभिकथन कथन ए और बी दोनों सत्य हो और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या कर रहा हो, तब तो ए करेंगे। बी कब करेंगे हम, ठीक है, जो दोनों विघटन तो सत्य तो हो लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा हो, ठीक है। सी कब करेंगे, ए सत्य हो और आर असत्य हो। और डी कब करेंगे, ए असत्य हो आर सत्य हो। तो हमारे पास क्वेश्चन अभी ये नीचे वाला है ना, ये नीचे क्वेश्चन, इसका देखते हैं। समीकरण 2x+3 का आदित्य हल है। एक बात तो ये होगा। दूसरा देखो, दो चर वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब ये बी वाला आर वाला सही है, दो चर जिसमें होते हैं ना उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसको याद कर लो आप, जिसके दो चर वाले रेखीय समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। और यहाँ पे भी दो चर है एक्स और वाई, और क्या कर रखा है, आदित्य हल है। तो ये तो ए वाला तो गलत हो गया और आर वाला सही हो गया। अब इसमें देखो ए तो असत्य हो, डी आ जाएगा इसमें। देखो ए तो असत्य हो और आर सत्य हो, ठीक है। आ रहा समझ में सभी को, ऐसे करने रीजनिंग एकदम आराम से समझते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझाया मैंने, है ना। तो दो चर जिसमें, इसमें भी दो चर है, एक बार दोबारा बताता हूँ। तो क्या है, उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसने दे दिया आदित्य, तो ये पहले वाला गलत हो गया। आदित्य हल नहीं होगा, अपरिमित हल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 का और देखते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। ये तो कथन हो गया ना, अभिकथन। और कारण क्या है, 4 का वर्गमूल है 2 है, जो परिमेय संख्या है, ठीक है। वेरी गुड, सही है। तो धनात्मक भी 4, उसका वर्गमूल निकाला हमने तो 2 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो आर वाला सही है ना। और प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, नहीं है, देख लो आपके सामने ही है, ठीक है। 2 परिमेय है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो क्या है इसके अंदर बताओ, तो दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो कौन सा आएगा बताओ, ए वाला आएगा। इसमें क्या लिखा था, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। तो 19 वाले में डी है और इसमें ए है। ऐसे आपको करके आना है, ठीक है। अब देखो खंड आ गया ब, ए सदे वाले आपके खत्म हो गए। अब आ गया खंड ब। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या है, अति लघुत्तम प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितना है, 2 अंक है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थी का वजन दे रखा है। क्या दे रखा है, 40 विद्यार्थी का वजन दे रखा है। उसका क्या करना है हमें, और फिर आंकड़ों का एक बारंबारता वितरण तालिका तैयार करनी है, ठीक है। ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना, यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है। चलो, हाँ आपके सामने ये प्रिंटेड फॉर्म है ना। तो 40 विद्यार्थियों की थी, तो टोटल कितने हैं, 40 है, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, 30 से 40 का क्या है, 7 है। कितने हैं, 7। और ये टेली मार्क लगाना, अपने को क्या लगाना है, ऊपर हेडिंग डालनी है। सबसे पहले तो 21 नंबर का है, 12 वार्ता वितरण तालिका तैयार करनी है। आंसर लगाएंगे, फिर लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे, फिर वजन किलोग्राम में, टेली मार्क और 12 वार्ता, ठीक है। फिर इधर ये लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में थे उसी अनुसार से, फिर इसको काउंट करें कितने। तो इधर 7, 9, 9, 4, 11, ठीक है। इस तरह कुल कितना है, कुल लगाएंगे 40 है, ठीक है। अब ये 7 है ना, तो इसका टेली मार्क लगाएंगे। टेली मार्क लगाना मैं आपको बता देता हूँ, इसमें थोड़ी मिस्टेक सी है। इसमें क्या करते हैं कि इसको ऊपर लगा देते हैं, तो बड़ा बड़ा देखो 7 लगाना है, तो 1, 2, 3, 4 तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। 4 तो क्या जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और 5 वो ऐसे करो आएगा, ठीक है। 5 और 2 आगे 6, 7 ऐसे, ठीक है। 9 करेंगे तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 तो ऐसे आ गया, ठीक है। और 5 ऐसे क्रॉस करके कितने बचे, 4 और बचे, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इसके सारे हम करेंगे। तो आपके सामने है और ये आप अच्छे से देख लो, ये आपकी होगी 12 वार्ता। ऐसे आपको बना के आनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 22 नंबर का देखो, 22 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, क्या है इसमें, हमें एक्स फाइंड आउट करनी, क्या एक्स फाइंड आउट करनी है ना। तो इसमें भी ये चित्र थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना हुआ ना, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसका डायग्राम मैं अलग से बनाता हूँ आपके लिए,
इसमें ऐसे देखो, थोड़ा बड़ा भी बना देते हैं ना, ये 2 ये यहाँ पे जा रही है, ठीक है, और ए बी सी और डी, ठीक है। इसके एंगल दे रखा है 105, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, ये वाला है पूछा है एक्स, इसको बताइए भाई एक्स। अब बताओ इसको अब कैसे करेंगे बताओ। इसमें देखो क्या है कि त्रिभुज का जो त्रिभुज कौन सा दे रखा है हमें, इसको मान लेते हैं ओ, ठीक है। तो एंगल बी ओ सी, एंगल त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी है ना, त्रिभुज बी ओ सी में क्या करना है, देखो एक्स, ये एक्स है ना इधर वाला, एक्स प्लस और एक्स बराबर है दोनों के दोनों, और प्लस में क्या है 105, इसका योग कितना होता है 180 होता है, कितना होता है 180। तो 2x बराबर 180 में से 105 माइनस करेंगे, 105 प्लस का माइनस में हो जाएगा ना, तो कितना आएगा 2x बराबर 75, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, 75 डिवाइड बाई 2 कितने आए भाई बताओ, 27.5, ये आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 27.5। डायग्राम भी देख लेना अच्छे से, थोड़ी सी मिस्टेक है डायग्राम में, तो ये वाला सही है इसका, ठीक है। क्या किया हमने, फिर ये दोनों बराबर है, ये x है तो ये भी x है, और सबका योग होता है 180, रख लिया x प्लस 105 गुणा 180, x प्लस x कितने हो गए 2x हो गए, कितने हो गए 2x हो गए, ठीक है। और 105 इधर जाके माइनस में हो जाएंगे, तो 180 माइनस 105 कितने बच्चे हमारे पास 2x बराबर 75, तो x बराबर गुणा में भाग में हो गया, तो 27.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भाई बताएंगे, एक गोले और एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, इसके आयतन का अनुपात बताना है। क्या बनाता है, आयतन का अनुपात। एक गोला है और एक अर्ध गोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एक गोला और एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका अर्ध गोले का क्या होता है, बताओ क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये तो स्पेयर का हो गया, और ये हेमिस्फीयर का हो गया ना, अर्धगोला हेमिस्फीयर, ऐसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, ये बराबर मान लो, कैसे मान लो, पाई से तो पाई कट गया है, पाई तो सेम होता है, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे इनकी त्रिज्या का रेशियो, तो आर एस स्क्वायर बटे आर एच का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये एस की वैल्यू तो ये इधर वाली होती है और एच की दूसरी, तो 3/4 आ गई हमारे पास, त्रिज्या की वैल्यू क्या आ गई 3/4। पूछा क्या था, इनके आयतनों का अनुपात, तो गोले का आयतन का अनुपात क्या होता है भाई बताइए, अर्धगोले का और गोले का आयतन का अनुपात पता होना चाहिए ना। तो गोले का तो होता है फॉर्मूला 4/3, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोले का होता है आधा कर दो 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई से तो पाई कट, आर की वैल्यू हमारे पास ये है ही, बस इसमें रखना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी कट कर सकते हैं हम, देखो 4 से इसको 3 से 3 गया, 4 से 2 को गया, तो यहाँ 2 बचा। अब आर स्क्वायर रखेंगे तो क्या है इसकी, पहले वाले कौन सा रखेंगे हम, गोला रख रहे हैं ना, स्पेयर, और फिर हेमिस्फीयर। तो स्पेयर की 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितने हो गए, पहले 2 तो पहले से है, 2 तो पहले से है, और यहाँ रखेंगे हम वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और अनुपात चलने दो, और इधर क्या बचा भाई, इधर सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा, तो आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। आ रहा समझ में सबको, बताओ, बस कुछ नहीं है, वैल्यू रखनी है अपने को, है ना।
इतने में आंसर आ जाएगा अपना। चलो आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिखाऊं क्या ये? चलो प्रिंटेड फॉर्म में दिखाते हैं आपको ना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखो इसको प्रिंटेड फॉर्म में, तो फॉर्मूला आपने सही लगाया था, ठीक है। पहले फॉर्मूला लगा दिया और फिर इसको क्या कर दिया, जो कटिंग हो रही इसको कटिंग कर दी। फिर देखो जी और एच की वैल्यू क्या आ गई, √3/2 क्या आ गया, √3/2। फिर इसके आयतनों का फॉर्मूला लगा दिया हमने, आयतन का फॉर्मूला भी सही लगाया था, ठीक है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 πr³ और अर्धगोले का 2/3 πr³ है ना। जी और एच इसकी वैल्यू रख देंगे वैसे अब आर की, ठीक है। देखो ये जो वैल्यूज है हमारे पास आर और एच की, वो इन दोनों फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे रख दिया, कट कर लिया, आंसर आ गया। तो हमारा ये आया 3√3/4, ये हमारा आंसर है, ठीक है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, वहाँ आर की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दी, ठीक है। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो अथवा में पूछा है, इसमें क्या है, आपको अथवा में पूछता है ना, उनमें से एक करना होता है। ये अथवा दिख गया सबको, ठीक है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 98, है ना। यदि उसका व्यास दे रखा है 28 व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 14, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई याद करनी है, ठीक है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। इसका दे रखा है 9856, ठीक है। वैल्यू रख देंगे 1/3, 22/7 होता है इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू। r 14 निकाल लिया हमने, 14 × 14 और हाइट और बराबर में 98, ठीक है। अब इसको कट कर दो फट 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 फट, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। इस तरीके से हम काटेंगे ना, और भी इसे सीधा भी कर सकता है ना। चलो 14 से कट जाएगा, ये 14 से काटेंगे तो इसको क्या आएगा, 14 × 98, 704 आएगा, ठीक है। फिर भी इसको काट सकते हैं, और भी किससे कटेंगे, 2 से काट दो भाई, 11 से भी कट जाएगा वैसे, 11 दूनी 22, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 11 11 66 11, इसको कटिंग करनी है और कुछ नहीं कर। चलो प्रिंटेड फॉर्म में दिखा देता हूँ, कट हो गया ना, इतनी मेहनत की थी हमने। चलो प्रिंटेड फॉर्म में दिखा देते हैं आपको। देखो ऐसे व्यास 28 था तो 14 त्रिज्या हो गई। फॉर्मूला शंकु का 1/3 πr² ये रखा था हमने ना, और ये हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम बराबर है, सारी वैल्यू इसमें रख देंगे हम। 1/3 πr², 1/3 तो है 22, पाई की वैल्यू क्या रख दी हमने, 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर, और एच निकालना। एच को एक साइड रखेंगे, बाकी सब दूसरी साइड ले जाएंगे ना। इसको जैसे जैसे कट हुआ, कट करते गए, किया था ना हमने, ऐसे कट, देखो आपके सामने, और लास्ट 48 इसका आंसर आ गया है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला बताना चाहिए, ठीक है। व्यास दे रखा तो त्रिज्या ज्ञात करो, वैल्यू रखो, आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, 48, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई 24 का क्वेश्चन आपके सामने देखो, ए बी और सी 3 त्रिभुज की भुजाएं हैं, और आपको क्या रखा है, s - a = 5, s - b = 4 और s - c = 2। पूछा क्या है, ए बी सी का मान ज्ञात करो, ए बी सी का मान ज्ञात करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक बार में समझ नहीं आए तो आप दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। चलो बताओ कैसे करोगे इसको। 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई बताओ। इन सबको ऐड कर लेते हैं ना, इन सबको जो दे रखा है ना इसमें, इसको सबको रख के ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इसको, इसको और इसको, ठीक है। देखो इसको लिख देते हैं s - a प्लस ना, ये लिख दिया। अब इसके बाद ये लिखेंगे s - b प्लस, अब ये रखेंगे
एस माइनस सी, इन तीनों को जोड़ लिया तो इनकी संख्या को भी जोड़ेंगे। अब इनकी संख्या जो है ना ये 5 5 4 और 2, 5 4 9 10 11 आ गया इसका आंसर इन संख्या का। ठीक है, अब एस का जोड़ेंगे, एस 1s 2s और 3s, तो क्या आया 3s, और इन तीनों का प्लस में है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों को आ गया ना सी, बराबर में क्या है 11। ठीक है, बराबर में क्या है 11 है। और क्या कर दे रखा है देखो बताओ, एस की वैल्यू निकालें। चलो बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बताओ बताओ, एक छोटी सी स्टेप है उसमें दिमाग लगाया तो सही हो जाएगा ना। एस क्या होता है आपको पढ़ा हुआ, तो जैसे त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग होती है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, त्रिभुज की सारी भुजा अलग अलग होती है तो एस क्या होता है, एस निकालते हैं ना हम, तो क्या निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 बराबर एस, यही तो निकालते हैं। इससे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, 2s आ जाएगा ना, 2 गुणा भाग में तो गुणा में हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s, तो यहाँ से हम ये वैल्यू रख देंगे, है ना, यहाँ से हम ये वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। ठीक है, ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे यहाँ से। ठीक है, तो 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 2s बराबर 11। 3s में से 2s जाएंगे तो s की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारे पास 11 आ गई। ठीक है, अब कोई भी आंसर निकाल लेंगे हम। अब हमें गैस की वैल्यू क्या है 11। क्या किया हमने, सबसे पहले ये जो है उसको क्वेश्चन दे रखा है उसको पकड़ के जोड़ लिया तो हमारा 11 आ गया। ठीक है, और फिर इनको सोल्व किया 3s है, और फिर एक फॉर्मूला ये इधर होता है एस निकालने का, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 की पावर क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर एस की वैल्यू होती है ना, तो इससे हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या आया, हाँ एस की वैल्यू हमारी 11 आ गई। अब आगे सोल्व करेंगे हम, एस की वैल्यू 11। अब ऊपर देखो क्या 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 पूछा हमें ए बी सी की वैल्यू पूछी है, तो हमें समझ क्या दे रखा है, ए प्लस एस माइनस ए बराबर 5। एस को मैं छोटा बढ़ा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और एस की वैल्यू क्या 11 है, तो 11 माइनस ए बराबर 5। पूछा क्या ए, तो ए को उस साइड ले जाओ तो प्लस में हो गया, और 5 को इधर लाओ माइनस में, तो 11 माइनस 5। 11 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे 6, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6। ऐसे सारे निकाल लेंगे ना, इसी तरीके से सारे निकालेंगे। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है, तो सेकंड वाला बी क्या निकालेंगे, तो देखो एस माइनस बी बराबर हमारे पास क्या 4 दे रखा है ना, ये देखो ये दे रखा है, और एस की वैल्यू 11 है, तो 11 माइनस बी बराबर 4, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 बराबर कितने, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 11 में से 4 घटा के बताओ, 7 आ गए क्या। ठीक है, सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम इसी तरीके से। सी की भी क्या दे रखी है, एस माइनस सी बराबर दे रखा है 2। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 माइनस 2 कितने हो गए, सी की वैल्यू कितनी आ गई 9 है ना। तो ए बी सी की वैल्यू पूछी थी हमसे, तो हमारी आ गई ए की वैल्यू 6 7 और 9, 6 7 और 9। समझ में आया सभी को। देखो प्रिंटेड फॉर्म में और देख सकते हो आप इसको, हमारा जो आंसर था वो सेम टू सेम आंसर यही है 6 7 और 9। क्या किया हम सबको जोड़ लिया। ठीक है, और 3s ये आया ना, और a प्लस बी इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, s निकालने का क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 2s हो गया कि नहीं हो गया। अब ये इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी
यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो 3s माइनस 2 बराबर s की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई हमारी, और जो जो पूछा था हमें से वो हमने ये वैल्यू हमें दे रखी थी, इसमें s की वैल्यू रख दी हमने 11 और हमारे आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, सिद्ध करने का आ गया भाई, क्या आ गया सिद्ध करने का आ गया। इसमें क्या दे रखा है ए बी सी और ए सी बी बराबर है, ए और बी दे रखा है बराबर है, नहीं सॉरी बी और सी, बीच वाला जो एंगल होता है इसमें बी है, बी इसमें और इसमें सी है, बी और सी क्या बराबर दे रखा है एंगल, ठीक है। और एक नंबर और 2 नंबर भी बराबर दे रखा है। दर्शाना क्या है कि 3 और 4 भी क्या है बराबर है। तो सिद्ध करने वाला आपको डायरेक्ट उसी में दिखा देते हैं। पहले इसको ये फॉर्मूला देख लेते हैं ना, मतलब ये डायग्राम देख लो अच्छे से, देख लिया, चलो उसमें बना दूंगा मैं ना, इसको उसमें बना दूंगा, डायरेक्ट देखेंगे इसको ना। 25 नंबर देखो, ये इसका आंसर है 25 का, ठीक है। चलो उसमें मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। ए बी सी एंगल दे रखा है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर है ना, और ये 3 नंबर, ये दे रखा है, ठीक है। और इसको डी मान लो, ए बी सी, ये सी है ना, ए बी सी डी, इसको क्या डी मान लेते हैं ना, इसका है डी, ये डी है, ये है अपना डायग्राम। अब आ जाओ भाई, इसमें दे क्या रखा था कि ए बी और सी बराबर है, ये बी वाला और सी वाला क्या है बराबर है, और 1 और 2 के भी बराबर है, ठीक है। तो आज इसमें सिद्ध करते हैं। अब 3 और 4 का पूछा है। अब आ जाओ ध्यान से देखो, यूक्लिड अभिग्रहित का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड के अभिग्रहित 3 का प्रयोग 3 के अनुसार क्या कहता है, जो कहता है यदि बराबरों में से बराबर घटा दिया जाए तो शेषफल बराबर ही आता है। भाई एक तो पहले बाहर वाला बराबर बता दिया, और अंदर वाला बराबर में से बराबर घटाएं तो बराबर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं उत्पत्ति, देखते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए और 3 एंगल 1 और एंगल 3, और ए सी बी में देखो, ए बी सी में हमने देख लिया, और सी में देखो 2 और 4 है ना। तो इसमें क्या है, क्या हो गया, ए बी सी और ए सी बी बराबर हो गया। अब बी और ए बराबर हो गया, पूरा सी, ए बी और सी, तो ए और बी तो 1 और 2 तो बराबर होने हैं, ठीक है। समीकरण ये दे रखा है ये दोनों चीज़ हमें ना, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटा दिया भाई, है ना। और तो ये आ गया ए बी सी -1 और ए सी बी -2, ठीक है। तो एंगल 3 और 4 क्या आ गए बराबर आ गए, क्या आ गए 3 और 4 बराबर आ गए। आंसर अब ये सिद्ध करना था, 3 और 4 बराबर करना था, जो कि हमारा सिद्ध आ गया। देखो हाँ, एंगल 3 और 4 बराबर हैं। इससे सिद्ध करने में हमने यूक्लिड के अभिव्यक्ति प्रयोग 3 का प्रयोग किया है, जो कहता है कि यदि बराबरों में से बराबर घटाया जाए तो शेषफल बराबर होता है। ऐसे लिख के आना आपको, अब ऐसे बारे में लिखना नहीं है, ऐसे लैंग्वेज लिख के आनी है। उसमें एकदम हर एक स्टेप के इसमें क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अथवा में शायद, हाँ देखो अथवा में है, अथवा में देखो ये यूक्लिड के प्रथम का बताना है ना। यूक्लिड के क्या दे रखा है, यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा लिखिए। तो अभी देख लेते हैं सीधा ही, यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा आपके सामने है। यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु तक सीधी रेखा खींची जाए, ये है इसकी यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा, ठीक है। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 का, 25 तक हो गया आपका। अब आ गया खंड स, क्या आ गया खंड स। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, कितना है 3 अंक का है। 26 का देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है, दर्शाए कि
त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड उसे 4 सर्वांगसम त्रिभुज के अंदर विभाजित करता है। ठीक है, ये दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि त्रिभुज, मैं चित्र से वहां बताता हूँ आपको, चित्र वहां बनाऊंगा ना, तो क्या सर्वांगसम त्रिभुज में 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। दोबारा देखना, दर्शाएं कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं ना। चलो यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। त्रिभुज की भुजा है, इसकी मध्य बिंदु ये है ना, इसकी भुजाओं को मध्य बिंदु को बना दो, तो ये चार बना, 1 2 3 4, ये सर्वांग सम, इसका सब कुछ बराबर होता है, ये बताना है। ये मैं आपको वहां ले चलता हूँ सीधा प्रिंटेड फॉर्म में, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये देखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, दोबारा देखो। कोई त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है, इसकी मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु एक ये है, एक ये है, एक ये, इसको मिला देते हैं। ठीक है, और ये क्या बोलता है कि इससे हमारे पास 1 2 3 4 जो त्रिभुज बने हैं वो क्या एकदम से सर्वांगसम बने हैं, इसका सब कुछ समान है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रमेय, देखते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग। माना ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC नाम दे देते हैं इसका। ठीक है, क्या देते हैं, ABC नाम दे देते हैं, इधर से भी दे सकते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, DEF क्रम से इनमें भुजा BC, ठीक है, तो ABC दे दिया ना, तो BC पे क्या है, ये D है। ठीक है, और CA पे क्या है, DEF, ये इस पे क्या बना दिए, पॉइंट ले दिए। ठीक है, जैसे से इसमें लिखना है, सबसे मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार DEF त्रिभुज की भुजा मूल त्रिभुज की भुजाओं के समांतर व सीधी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो भी ये हमने बनाया है ना, अब जो है ये जो DEF है वो ये AC के समानांतर है, ये कहा है इसमें, है ना, और AB है वो इसके EF के समानांतर, ये इसमें कहा है ना। देखो दोबारा देखना, मध्य बिंदु प्रमेय से DEF त्रिभुज की भुजाएं मूल त्रिभुज के समानांतर, मूल त्रिभुज तो बार बार है। ठीक है, और क्या कहते हैं, DE बराबर पैरेलल है AB के, AB की पैरेलल डी है, ये हमने बताया वही वाली बात है। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, D की क्या है, D का फॉर्मूला क्या था, 1/1 मतलब हाफ है ना इसकी, DEF जो भी बनी है। अब इसमें वो कंफ्यूजन हो गया, ये बड़ी वाली जो भुजा है उसकी छोटी वाली भुजा हाफ है, तो DE जो भी है वो AB का हाफ होगा कि नहीं होगा, है ना, और इस किसके बराबर होगा, AF और FB के। ऐसे सारे हमने ये कर दिया। स्टेप 2 देखो, समांतर चतुर्भुज की पहचान। ठीक है, चूंकि DE पैरेलल टू AF और DF पैरेलल टू AE है ना, अतः है AFDE एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सब समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के बराबर हो गए। इस प्रकार BDEF और CDF भी समांतर चतुर्भुज होंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखो, पहले इससे आगे हो रहा, समांतर चतुर्भुज के विकीर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। तो सर्वांग चतुर्भुज है का जो विकीर्ण है उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं ना, तो AFDE में विकीर्ण DF अतः है त्रिभुज ADF सर्वांगसम है EDF के। ऐसे करके हमने सारे इसमें जो सर्वांगसम वो कर लिए, और आंसर क्या हो गया हमारा लास्ट में, त्रिभुज की मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड में उसे 4 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करते हैं। ये हमें करना था। एक बार दोबारा आराम से इसको देख लो ऊपर से नीचे तक। ठीक है, देख लो आराम से, देखो तो आप देख लो आराम से ना, सारी स्टेप आपको दिखाई हुई है। आप वीडियो दोबारा देख लेना, कोई नहीं है, वीडियो पॉज करके देख लेना ना, सारी स्टेप आराम से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, चलो 17 का देखते हैं क्वेश्चन, वहां देख लो भाई क्या कह रखा है इसमें 17 में। एक लकड़ी अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 1.4 सेंटीमीटर है।
इसकी भीतर की त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। हरप्रीत इसे पूरी तरह से पेंट करना चाहता है। पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कटोरे में कितना तरल लीटर आएगा ये भी बताना है हमें। ठीक है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा है। ठीक है, और कटोरे की मोटाई दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, तो वो थोड़ा मोटा भी है, तो मतलब इसकी जो मोटाई है वो 1.4 है। इसकी भीतरी त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है 3.5। एक तो त्रिज्या ये हो गई भीतरी, ये तो हो गई 3.5, और बाहर वाली 1.4 जुड़ जाएगी इसके अंदर, तो कितनी आ गई भाई 1.4 1.9 है ना, तो 4.9 आ जाएगी। बाहर वाली कितनी आ जाएगी 4.9। ठीक है, और अब पूछा क्या हरप्रीत इसे पूरी तरह पेंट करना चाहता है, तो पेंट किया गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है गोले का, क्या होता है उससे 2 का भाग दे दो। चलो प्रिंटेड फॉर्म में आपको ये वाला दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया था, और कुछ भी नहीं है। चलो देखो, आपके सामने क्वेश्चन भी है, जो भी वही मोटाई वगैरह सब चीज़ है जैसे मैंने किया था, बस हम वही देखो। त्रिज्या कितनी है 3.5, मोटाई 1.4 है, और तो बाहर वाले त्रिज्या के दोनों प्लस हो गए 4.9, इतना तक हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब पेंट किए जाने का कुल क्षेत्रफल क्या हो, भीतरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और ऊपर रिंग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ऊपरी का क्या हो गया 2πr²। ठीक है, तो ये अगर पूरा गोला होता तो 4πr² होता, अब ये 2πr² है ना, और स्मॉल वाली और बड़ी वाली 2πr², बड़ी त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, और ऊपरी रिंग πr² होता है ना, ऊपर रिंग पे अर्धगोला है इसका, ये तो होगा ना अर्धगोला, तो ये पूरी रिंग हो गई ना पूरी की पूरी, तो πr² होता है, तो दोनों की त्रिज्या माइनस करेंगे πr², तो r कैपिटल R² माइनस स्मॉल r, ये आपके पास फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यू रख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर की लाइन देख लो, और इसका हमने फॉर्मूला रख दिया, इसको सोल्व करते गए। ठीक है, और वैल्यू रखते गए, जो वैल्यू है कट पट के हमारे पास आंसर आ गया 264.88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपके सामने है। सबसे पहले हमने ये लिखा, फॉर्मूले लिखे, और सब आपकी वैल्यू पुटिंग की, और कुछ नहीं है। ठीक है, और क्या बोला था इसके बाद, ये दूसरा पूछा था कटोरे में कितने लीटर आएगा, लीटर पूछे कितना आया, पानी आएगा कितना, कुछ आएगा, तो आयतन करते हैं। क्या था आयतन, तो आयतन अर्धगोला है, तो गोले का होता है 4/3 πr³, अर्धगोले का 2 से भाग का होता है तो 2/3 πr³। वैल्यू रख दी, आंसर आ गया 89.833। ठीक है, और इसको क्या है ये घन सेंटीमीटर आयतन आया, हमें पूछा लीटर पूछा है, तो 1000 से भाग देंगे। क्या कर देंगे 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर 1 लीटर में होता है। ठीक है, क्यों कर देंगे 1000 से भाग, क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमें क्या बनाना है, अब बनाना है हमें घन सेंटीमीटर में निकाला था ना, इसको बनाना है लीटर में निकालना है ना, क्या निकालना है लीटर में, तो 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, लीटर आता है हमेशा छोटा, क्या आता है छोटा, तो हमारे पास लीटर क्या है 0.0898। ठीक है, तो हमारा आंसर लास्ट में ऐसे करके लिख के आना, पेंट किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल कितना है 264.88 वर्ग सेंटीमीटर, और कटोरे में लगभग कितना पानी आएगा 0.0898 लीटर तरल आएगा। ऐसे करके आंसर लिखो, हर एक स्टेप्स के मार्क्स होते हैं ना, ऐसे आपको करके आना है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, पेपर में देख लो, चाहे एक ही बात है कहीं पे भी देख लो। 28 देखो भाई, 28 का देखो p की वैल्यू दे रखी है, और हमें फाइंड आउट ये करना है, वैल्यू रखो आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्या है, अथवा में इन दोनों में से एक करना है, या तो ये करो या ये करो, अथवा में क्या √3 को निरूपित करनी है। दोनों क्वेश्चन हम वो आ ही जाएंगे प्रिंटेड फॉर्म में, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, आपके सामने है प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे आंसर बताएंगे ना, तो देखो आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, p की वैल्यू दे रखी है, 1/p का मान ज्ञात करना है ना, p की वैल्यू है तो इसको 1/p है, तो p की वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने। अब नीचे जो भी होता है, जैसे माइनस में है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, इसका अपोजिट माइनस में है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब इसको गुणा कर दिया तो सेम होता है, √6 √6 गुणा करेंगे
तो क्या आ जाएंगे 12 आ जाएंगे ना। तो देखो इसको 1 से इसको गुणा किया तो सेम टू सेम ये लिख दिया। और ये दोनों a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू रख दी। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कहे तो 624 है ना। ये रखते गए सोल्व करते गए, हमारे 1/p की वैल्यू आ गई 5 + 2√6। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था अथवा वाला। अथवा देखो क्या था, √3 को निरूपित करनी है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 3, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 हो गए ना। तो √3 की भी क्या हो जाएगी, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम √2 की लंबाई की रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, √2 की लंबाई की और फिर उस पर लंब खींचकर √3 का निर्माण कर सकते हैं। संख्या रेखा का निरूपण, एक संख्या रेखा खींचकर के अंदर O0 चिन्ह करेंगे। 0 से 1 की दूरी की क्या ए करेंगे। ए को OA लंबवत रेखा AB खींचेंगे जिसकी लंबाई 1 है। ठीक है। और OB लंबाई 1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब √2। ठीक है। O पर OB के लंबवत रेखा C खींचेंगे और जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 1 इकाई हो। ठीक है। अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने है सारी बातें जो मैंने बताई ना। दोबारा अच्छे देख लो, शुरू से देख लो। ठीक है। वीडियो पॉज करके देख लो, आराम से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। एक संख्या ओसी इतनी है तो √3 हमारा निरूपित हो गया लास्ट में। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, ये आपको उस पर भी दिखा सकते हैं, 29 नंबर का पेपर में दिखा सकते हैं आंसर आपको क्या है, क्वेश्चन क्या है। हाँ, इसमें देखिए उन चतुर्थांशों का नाम बताना है जहाँ पे A, B और C स्थित है। इनमें से कौन से बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ठीक है। ये आपके सामने, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ और आपको वैसे भी करके दिखा दूंगा ना। 29 नंबर का देखो, मैं आपको बता देता हूँ कौन से चतुर्थांश होते हैं ना। चतुर्थांश आपको मैंने बताया भी था, देखो ये है ना। ठीक है। और पहली संख्या होती है x, पहले होती है x और दूसरी होती है y। तो x वाला इधर प्लस वाली संख्या है, ये 0 है, इधर प्लस क्या आएगी 1 + 1 2 3, इधर -1 -2, ऊपर वाला क्या +1 +2 और इधर -1 -2। ठीक है। तो ये जो शो रखी है ना हॉरिजॉन्टल है, ये तो x की वैल्यू आएगी इसमें, और इधर ये जो खड़ी है इसमें y की वैल्यू आएगी। ठीक है। अब इसमें पहला क्या दे रखा है 1 और 2, क्या दे रखा है 1 और 2। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा बताओ, दोनों प्लस की है तो इस साइड आएगी। तो कौन सा चतुर्थांश है, ये पहला हो जाता है। ठीक है। ये दूसरा हो जाता है, ये तीसरा हो जाता है और ये चौथा हो जाता है। तो दोनों प्लस में है तो पहले चतुर्थांश में आएगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। देखो 1 और दोनों प्लस के प्रथम चतुर्थांश में आएंगे ना। बिंदु B, x की वैल्यू माइनस है तो और y की थी तो इसमें दूसरा वाला आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा दूसरा। और C वाला किस में आएगा, C x की तो -2 है। ठीक है। तो x की -2 हाँ, और y की 1 हाँ। तो देखो पहला पॉइंट देखो क्या है, जो पहला वाला है तो पहले में आ जाएगा और दूसरा और तीसरा किसमें, दूसरे में आ जाएगा। दोबारा देख लो, आपको मैं बताता हूँ। ये हो गया पॉइंट, बड़ा डायग्राम बना देता हूँ ना। ये हो गया 0, ये तो हो गया x, ये x, ये y। ठीक है। और ये y डैश 0 1 2 3 -1 -2 -3 और 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है। अभी कोई भी देख लो, पहला पॉइंट लिया हमने 1 और 2, तो x वाला पहले x की होती है और फिर y की होती है। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ गए, और y की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ पे आ गए। दोनों से ऐसे चलाएंगे। ठीक है। तो जहाँ पॉइंट आया ये आ गया। तो पहला, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो पहले में आ गया ना पहला पॉइंट। दूसरा देखो x की माइनस में, तो माइनस इधर है तो ये रहा -2, और y की प्लस में है तो ये +3 आ गया। यहाँ से चलाएंगे और यहाँ से चलाएंगे, यहाँ पॉइंट आ गया। कौन से में, दूसरे में।
ठीक है। दूसरा देखो x की -2 और इसकी 1, तो इसकी ये भी इसी में है, देखो इधर से चला और ये 1, ये पॉइंट यहाँ, ये भी दूसरे में। तो पहला वाला तो पहले में आ गया, दो बाकी के 2 पॉइंट है वो दूसरे में आया है ना। लैंग्वेज आपके सामने है, आप इसे देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो दोबारा देख लेना, 3 बार देख लेना, प्रैक्टिस करना, एकदम करके जाना। ये क्वेश्चन मिलेंगे पूरे में पूरे, आपके आंसर आ जाएंगे, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको ना। बस डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो और मेरी मेहनत, अपनी सर की मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और एकदम फ्री आपके लिए सारी, फिर भी कोई गार्जियन हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहता है तो आप सुपर चैट कर सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से और बचे हुए हैं। वीडियो लंबा, क्लास लंबी हो रही है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, तसल्ली से समझ में तो आना चाहिए ना। हाँ 29 का हो गया, 30 का देखो, 29 का हो गया ना, 30 का देखो, इसमें क्या है, ये पी एक्स दे दिया और ये क्यू एक्स दे दिया। ये क्या है, पी की जगह तो दो और पी और दोनों की जगह 2 रखो, एक्स की जगह पे, और माइनस कर दो, वैल्यू में 2 रखो, माइनस कर दो। कर देते हैं। अभी एक्स का स्क्वायर क्या है, 2 दूनी 4, सीधा डायरेक्ट करेंगे ना, लंबा हो रहा है। 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, प्लस में 6, ठीक है। अब माइनस करना है, इधर भी 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस 9 कर देंगे भाई। 6 4 10, 10 माइनस 10 0, 0 माइनस कितना आ गया, 9 और 4 13, तो हमारा आंसर -13 आ गया। क्या आ गया, -13 आ गया। देख लो एकदम बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में देखना चाहोगे आप इसे तो ये देख लो भाई, देख लो ये आपके सामने, -13 ही इसमें हमारा आंसर आया है, कुछ भी नहीं है। 2 की वैल्यू इसमें रखी, इसमें रखी, दोनों को माइनस कर दिया, 0 -13 -13, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। हाँ 31 का देखो भाई, एक ABCD एक आयत है जिसमें विकीर्ण AC ए एंगल ए और बी सी को समद्विभाजित करता है। दर्शाना क्या है कि ABCD एक वर्ग है, विकीर्ण BD बी और डी को समद्विभाजित करता है। अथवा क्या करना है, ये EF वाला है, दोनों का दोनों हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। सीधा वहीं ले चलेंगे आपको, तो इससे आसानी हो जाए। चलो 31 नंबर आपके सामने है, और मैं इसका डायग्राम भी बना दूंगा आपके सामने, ठीक है। क्या है, ABCD एक आयत है, हम एक आयत बनाते हैं भाई, बना दिया। इसका नाम क्या लगेंगे, ABCD, ABC और D, बना दिया। और एक आयत है जिसमें विकीर्ण AC है, विकीर्ण AC A और C को मिला देंगे, ये विकीर्ण हो गया, ठीक है। A और C को समद्विभाजित करता है, हाँ कर दिया भाई। तो क्या करना है, ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, और विकीर्ण BD, विकीर्ण जो BD है और B और D को समद्विभाजित करता है, तो ये कर रहा है तो वो भी करेगा। चलो देखते हैं ना। चूंकि ABCD एक वर्ग है, सिद्ध क्या करना है, चूंकि AC और A और C को समद्विभाजित करता है, ये दे रखा है हमें, तो DAC क्या हो गया, DAC मतलब ये वाला एंगल, और BAC बीच वाला BAC और ये वाला एंगल, ये क्या हो गया, 90 डिग्री का होता है ना दोनों, तो दोनों कितने 45 के हो गए, ठीक है। ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है, 90 डिग्री का होता है, आपको पता है। त्रिभुज ABC में BAC 45 और ये हो गया 45। और आगे देखते हैं, हाँ भाई, चूंकि BAC बराबर BCA, अतः सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। A और C समान एंगल है, तो समान एंगल मतलब सम्मुख भुजा भी एंगल होगी, तो BC बराबर AB, समान भुजा के सामने समान कोण होते हैं, और समान कोण के सामने समान भुजा होती है, तो BC बराबर AB हो गई, BC बराबर AB हो गई, ठीक है, BC बराबर AB होगी। चूंकि
ए बी सी डी एक आयत है, तो आसन भुजा ए बी और बी सी, आयत की आसन भुजा ए बी बराबर होती है ए बी और बी सी, ठीक है। आसन भुज अतः है ये एक वर्ग हो गया, सब कुछ बराबर हो गया ना, तो वर्ग हो गया। अब दूसरा क्या सिद्ध करना था, विकीर्ण बिड्डी बी एंगल बी और डी पर समद्विभाजित सिद्ध करना था ना, तो सेम टू सेम बात है। चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसके विकीर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं, तो अतः क्या हो गया, बिड्डी बी और डी का समद्विभाजक है। आंसर क्या है, चूंकि आसन भुजाएं ए बी और बी सी है बराबर है, इसलिए ए बी सी डी वर्ग है, और चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, इसलिए विकीर्ण बिड्डी बी और डी को समद्विभाजित करता है। ऐसे आपको लिख के आना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अथवा वाला क्वेश्चन और था ना उसमें, अथवा वाला और देख लो भाई, ये रहा अथवा वाला है ना आपके सामने। अथवा ई और एफ समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, वही अब वो बनाते हैं इसको। एबीसीडी एक विकीर्ण है, वो इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एस सी एक विकीर्ण है ना, हाँ एस सी पे स्थित है, एबीसीडी एक विकीर्ण एस सी बना दिया भाई हमने, ठीक है। और इस प्रकार ए बराबर ई एफ, ए बराबर ई एफ, हाँ एक दो पॉइंट दे रखे हैं, देखो इस पे एस सी पे क्या है, दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो ई दे दिया और एक एफ दे दिया ना, इन दोनों को मिलाया है, क्या किया है, मिलाया है, एस से और एस से, एक चतुर्भुज बन गया हमारे पास, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज बन गया। और क्या दे रखा है, ए और सी बराबर है, पहली बिंदु तो क्या है, ई है, ये तो है ई, ये पॉइंट, और ये है एफ, ठीक है। क्या दे दिया भाई हमें, ए ई और सी एफ बराबर है, ए ई और सी एफ बराबर है, ठीक है। चलो क्या करते हैं, बी एफ, तो विकिरणों को जोड़ना, बी एफ डी एक चतुर्भुज है जिसकी विकिरण एस सी और बी डी है, जो एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, ना। तो ऐसे इसकी रचना करेंगे, विकिरणों के मध्य बिंदु को जांचना, ए बी सी डी एक समान चतुर्भुज, इसलिए इसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और ए बराबर सी एफ दिया है, ओ से ई की दूरी, क्या, ए ओ माइनस ए ई, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ ना। बी से एफ की दूरी क्या है, सी ओ माइनस सी एफ, चूंकि ए ओ बराबर ओ सी और ए ई बराबर सी आता है, ओ से ई की दूरी क्या होगी, बी से एफ की दूरी, इसलिए ओ बराबर ई एफ का मध्य बिंदु है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना, चूंकि ओ बी डी और ई एफ या ए सी दोनों एक मध्य बिंदु है, बी एफ डी ई एक विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः बी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि चतुर्भुज बी एफ डी ई एक विकीर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अतः बी एफ डी एक क्या है, चतुर्भुज है। आपके सामने पूरी लैंग्वेज है, आप इसे अच्छे से देखो। अथवा में है, पहले बार आप समझ में अच्छा लग रहा है तो वो कर देना, ये अच्छा लग रहा है तो ये कर देना, ठीक है। वीडियो दोबारा देखो, 3 बार देखो, खूब प्रैक्टिस करो, एकदम से ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आपके पूरे मार्क्स आएंगे, आप देख लो। और ये समझ में नहीं है, वो अच्छा लग रहा है तो वो कर दो, दोनों नहीं करने, एक करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बत्तीस नंबर क्वेश्चन, देखो 32 नंबर, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज कोण समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय होता है। एक क्वेश्चन, और इससे नेक्स्ट है, इसको सरल करना है ना, और फिर गुणनखंड पर में ये एक बार क्वेश्चन देख लो भाई, वहीं से सीधा चलेगा आंसर, इसको सोल्व करना है। और 35 है, त्रिभुजाकार ए बी सी की भुजा का अनुपात दे रखा है, इसका परिमाप 540 है ना, और पाक का क्षेत्रफल सबसे लंबी भुजा का ये ज्ञात करना ना। तो आपके सामने अभी 32 का देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज का कोण समद्विभाजक द्वारा बनाया गया चतुर्भुज भी चक्रीय होगा। चलो सीधा इसका प्रिंटेड फॉर्म में आंसर में चलते हैं। ये आपके सामने 32 का है ना, इसमें हम सिद्ध कर देते हैं, थोड़े स्पीड पकड़ेंगे भाई, जल्दी जल्दी। सिद्ध कीजिए कि चक्रीय, बहुत लंबा वीडियो हो गया है ना, क्लास बहुत लंबी होगी। चक्रीय चतुर्भुज के कोण क्या है, समद्विभाजक द्वारा बनाए गए हैं, है ना। कोण समद्विभाजक को द्वारा बनाए गए कोण का योग, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है,
कोण समद्विभाजकों द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु पी क्यू आर एस है। हम सिद्ध क्या करना है, पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, देखो एक मान लो कोई भी चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं ना, कुछ भी बना लेते हैं ना। ABCD हो गया ना, इसके मध्य बिंदु मिलाएंगे तो बोला ये भी चक्रीय चतुर्भुज बनेगा ना, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें क्या है पी एस क्यू और पी एस आर क्यू भी 180 होगा। चित्र बना के देख लेना ना। पी एस क्यू त्रिभुज पी ए पी बी का भाज्य कोण है और इसलिए क्या होगा, पी एस क्यू बराबर 180 माइनस ये अंदर वाला घट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी इसके दोनों हाफ के बराबर हो जाएंगे ना, तो पी एस पी क्यू क्या हो जाएंगे, 180 माइनस ये माइनस कर देंगे। सम्मुख कोण का योग चक्रीय चतुर्भुज ABCD में सम्मुख कोण का योग क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो दोनों का योग करेंगे सम्मुख कोणों का तो 180 हो गया। ठीक है, सिद्ध क्या करना था कि इसके अंदर बनेगा वो भी क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो एस आर क्यू 180 माइनस ये माइनस कर दिया। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, 360 हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो ना। तो चूंकि सम्मुख कोणों का योग 180 है तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चूंकि कोण समद्विभाजकों द्वारा बनाया गया चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, इसलिए यह चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर कहाँ तक पूछ गया मैंने, चक्रीय चतुर्भुज जोड़ा कर लिया मैंने ना। 32 का हो गया। 33 का देखो, 33 का आपके सामने है। इसको क्या करना है, सरल करना है। क्या करना है, इसको सरल करना है। ठीक है, अभी कर देते हैं सरल इसको। ठीक है, ये हो गया। देखो भाई 33 का देखो आपके सामने, इसको सरलीकरण आपके सामने है। आप इसे ध्यान से देखो। क्या करेंगे, जो भी नीचे होता है ना सबको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। 10 प्लस √10 है तो इसको गुणा कैसे करेंगे, √10 माइनस √3 से गुणा करेंगे और इसको सोल्व किया हमने, हमारे पास ये आ गया। ऐसे नीचे क्या है, √6 प्लस √5 है तो इसका गुणा कैसे करेंगे, √6 माइनस √5 प्लस है तो माइनस कर देंगे। ऐसे इसको किया, तीनों का हमारा जो सोल्यूशन आया उसको हमने रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और जोड़ भाग की गुणा भाग कर दी और आपके सामने है। इसका हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया, आपके सामने है। ठीक है, सारे को एक बार दोबारा देख लेना, वीडियो पॉज करके देख लो, कुछ नहीं है, ऐसा अच्छे समझा दिया मैंने। जो भी नीचे होता है ना उसका अपोजिट से गुणा कर दो, तीनों को गुणा कर दिया, जो जो हमारे पास आया उसको प्लस माइनस करना है, जो करना है वो कर दिया। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 का हो गया है। 34 का देखो क्या बोला है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके px ये देखा गुणनखंड ज्ञात करने हैं। एक तो गुणनफल, ये उसमें तो गुणनखंड है, इसमें गुणनफल है। इन दोनों को गुणा करके बताना है, बहुत सिंपल है। सीधे प्रिंटेड फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई। हाँ भाई, गुणनखंड देख लीजिए इसका। आप देख के आए कि -18x³ ये आपके सामने है। तो इसमें क्या है, संभावित गुणनखंड का पता लगाना ना। इसमें क्या है, पूर्णांकों का गुणनखंड। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार किसी भी प्रमेय में P/Q के रूप में P स्थिरांक -11, लास्ट वाला क्या है -11, एक भाजक होना चाहिए। +-1 और +-11 दो ही होते हैं ना इसके, एक तो खुद होगा और एक होगा। क्यों, अग्रणीय गुणांक का -28 का भाजक होना चाहिए। ठीक है, और संभावित प्रमेय मूल्यों की संख्या बहुत अधिक है तो इसमें वैल्यू रख के देखी, 1 रखी, -1 रखी, लेकिन 0 के बराबर नहीं आया। चूंकि पूर्णांक मूल काम नहीं करते इसलिए प्रमेय मूल्यों का परीक्षण करना अधिक जटिल हो जाता है ना। इसलिए समस्या को गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके हल करने के लिए एक मूल आवश्यक होती है, एक मूल की आवश्यकता होती है। यदि कोई स्पष्ट मूल नहीं है तो दी गई जानकारी के आधार पर गुणनखंड मुश्किल होता है। आंसर क्या है इसका, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके px गुणनखंड करने के लिए एक मूल खोजने की आवश्यकता है। ठीक है, नीचे नीचे आंसर देख लो, इससे आपको लिख के आना है। ठीक है, एक मूल खोजने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि पूर्णांक मूल नहीं है। ठीक है, अतः परिमेय मूल्यों का परीक्षण करना बहुत जटिल है। अतिरिक्त जानकारी या स्पष्ट मूल्य के बिना गुणनखंड संभव नहीं है। चलो वो तो हो गया इसका, और देख लो भाई, इसका गुणनखंड करना था सीधा।
इसको इससे गुणा करना था, एक एक कट पकड़ के इसका गुणा कर दिया, देख लो आपके सामने है ना, देख लो आप, हर एक स्टेप देख लो, एकदम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा किया। फॉर्मूला इसमें ये लगा है, फॉर्मूला इसमें ये लगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का सर्व समीकरण हमें यूज किया। और सीधा गुणा करना है तो सीधा कर लो, ठीक है, ऐसे सीधा कर लिया। पदों का समायोजन ना, देखो पहले से गुणा कर लिया, फिर पदों का समायोजन कर देते हैं। पदों का समायोजन दिखाई दे रहा है आपको, सब कुछ जो गुणा गणा करके उसको एक साथ कर लिया, ठीक है। और ये देखो प्लस से माइनस रद्द हो गया, ये प्लस माइनस आपस में करते गए करते करते लास्ट में हमारे पास ये बचा है, ठीक है। 27 है एक्स की क्यूब, 27 एक्स की क्यूब और 125 वाई क्यूब माइनस 180 एक्स वाई 64, है ना, ये बच्चा है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुणा में होगा 35 का। देखो भाई क्या कहा है इसमें, एक त्रिभुजाकार पार्क है, एबीसी की भुजा का अनुपात दे रखा है 12, 17 और 25, इसका परिमाप दे रखा है 540 मीटर। पार्क का क्षेत्रफल और सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये इसकी भुजा दे रखी है, परिमाप क्या होता है भाई, सारी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। इन सब का योग करके परिमाप के बराबर रख देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और क्या कहा है सबसे बड़ी भुजा 25 है उससे गुणा कर देंगे, और पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। चलो प्रिंटेड फॉर्म में, हाँ भाई प्रिंटेड फॉर्म में करते हैं। आपके सामने जैसे मैंने बताया वैसे देखो, सारी भुजा का परिमाप क्या होता है, इनको ऐड कर दिया, ऐड करने पे 54 के बराबर 540 हमें दे रखा है, रख दिया, के की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब सबसे बड़ी पूछी तो बड़ी निकाल दो, और सारी भुजा हमने निकाल दी यहाँ पे गुणा करके। ये पार्क का क्षेत्रफल निकालने की, जब सारी भुजा विषम बाहु त्रिभुज हो गया ना, ये सारी भुजा अलग अलग है, देखो 120, 170, 250 तीनों भुजा अलग है, तो ये लगाते हैं एस वाला फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पार्क का क्षेत्रफल हीरोज फॉर्मूला से निकलेगा। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये इसका अर्ध परिमाप होता है। परिमाप कैसे होता है, सारी भुजाओं को जोड़ना, और अर्ध परिमाप होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, इसको सबको जोड़ के 2 का भाग दे दो, अर्ध परिमाप आ गया 270। फिर फॉर्मूला लगता है ये अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सारी वैल्यू रख दी, एस की रख दी, ए बी सी की रख दी, ठीक है। तो हमारा एरिया आ जाएगा ये, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 9000 वर्ग मीटर आ गया, क्या आ गया 9000 वर्ग मीटर, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा पूछी थी, क्या पूछी थी, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है बताओ, सबसे बड़ी भुजा हाइट होती है ना, वही बटे तो आधार गुना ऊंचाई, समकोण त्रिभुज है, कोई भी कुछ भी है उसकी हाइट तो पूछेंगे ना, तो 1/2। तो सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 250 आई थी ना, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा सी है 250 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 सी गुना एच, एरिया दे रखा हमारे यहाँ, अभी भी निकाला हमने, देखो ये एरिया से हम यहाँ पे एरिया रख लेंगे, और 1/2 आधार 250 है, सबसे बड़ी भुजा है ना, और ऊंचाई एच की वैल्यू आ गई आपके सामने, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आ गई 72 आ गई, कितनी आ गई 72। अतः पार्क का क्षेत्रफल तो हो गया 9000, सबसे बड़ी भुजा कितनी आ गई, सबसे लंबी भुजा की संगत ऊंचाई कितनी आई 72। सबसे लंबी भुजा हमारे पास कितनी है, सी वाली थी ना सबसे ऊंची, जो अनुपात में भी थी, तो उसके अनुसार हमने क्या निकाल दी, उसकी ऊंचाई निकाल दी, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, एच से आ गई हमारे पास 72 आ गई, क्या आ गई 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ भाई 36 वाला बहुत बड़ा पेपर है ना, आपको भी ऐसे जल्दी जल्दी करना है तभी जाके ये आंसर होंगे हमारे। 36 आपके सामने पूछा क्या है, एक नगर योजनाकार एक आवासीय क्षेत्र का डिजाइन करता है ना, जो है दो सड़कें पी और क्यू हैं, 2 क्रॉस स्टेट T1 और T2 द्वारा प्रतिच्छेद करती है। ये दो पी और क्यू क्या है सड़कें, और 2 इससे T1 और T2 से क्रॉस कर दी इसको ना, चित्र बताएगा। पी और क्यू समानांतर है, पी और क्यू क्या समानांतर दिख रही है हमें, पी और पी क्रॉस T2 से प्रतिच्छेद से बना 125 है, ये 125 डिग्री है और ये 55 डिग्री है, ठीक है। पूछा क्या नीचे है, ए का मान ज्ञात करो, सी का मान ज्ञात करो और बी का मान ज्ञात करो। अब हमें दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये मतलब ये पूछा है, और 1 से सीधी रेखा होती है 180, तो 180 में से 125 घटा दो,
घटाओ 180 में से 125 घटाओ भाई, कितना आएगा 180 माइनस 125, 55 आ गया, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, और बी का देखो, बी का भी ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बी का भी ऐसे आ जाएगा 180 माइनस 55, 125 आ गया। ठीक है, आ गया 125। और सी का देखो कहाँ है, सी का कितना आएगा, सी का निकालना पड़ेगा हमको ना। और सी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये आ गया और ये 55 है तो ये भी 55 है। ठीक है, ये 55 तो ये 55, और ए की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, ए की वैल्यू 55 निकाली थी और ये 55 निकाली थी ना, और तीनों का 180 होता है। तो 55 प्लस 55 प्लस एक्स बराबर 180। 55 55 कितने हो गए 110। तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 110, 110 घटा देंगे भाई इसमें से, कितना आ गया 70 आ गया, कितना आ गया 70। तो तीनों चीज़ हमारे हमने निकाल दी है। और इसके आगे देखो अथवा में क्या पूछ रखा है, डी पूछ रखा है, तो डी भी कितना आएगा 180 माइनस 55, ये भी 125 आ जाएगा ना। प्रिंटेड फॉर्म में देखना चाहते हो, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, वैसे तो कुछ नहीं है इसमें। देखो वही है हमारा आंसर, देखो 55, तो ए की वैल्यू कितनी 55 क्या है, क्योंकि संगत कोण, संगत कोण है 55 क्या है संगत कोण है, क्योंकि सड़के पी और क्यू को समानांतर है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 55 शीर्षाभिमुख है, और बी का आंसर क्या है संगत कोण है 125 आ गया, ये हमने निकाली थी ना आंसर। अथवा और डी का क्या आ गया, डी का भी 125 आ जाएगा, तिरक रेखा है। तो जोड़ना चाहिए, जोड़ कर लो जो भी आपके सामने आंसर एकदम से मैंने बताया था कैसे है ना। ज़्यादातर किस पे बेस था कि भाई एक सीधी रेखा 180 की होती है। ठीक है, ये एंगल दे दिया कि कुछ भी दे दिया तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। ऐसे मैंने आराम समझाया है, वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा लेट हो रही है तो इसलिए हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। 37 का देखने के बाद 37 का आंसर क्या है, ये आपके पास दे रखी है डायग्राम। ठीक है, ये आपके देखे विद्यार्थियों के प्राप्तांक, क्या दे रखे हैं विद्यार्थियों के प्राप्तांक, और ये दे रखी विद्यार्थियों की संख्या। इससे संबंधित क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमें नीचे है, उसका आंसर हमें देना है। ठीक है, डायग्राम देख देख के इसका आंसर हम दे देंगे। देखो चलो करते हैं। वर्ग अंतराल की चौड़ाई कितनी है, पहली बात कितने प्रतिशत छात्रों ने 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, आयत चित्र में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। चलो प्रिंटेड फॉर्म में जल्दी कर लेते हैं भाई, लेट नहीं हो जाएगी फिर ना। तो भाई बताइए वर्ग की चौड़ाई कितनी है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई 10 है। उदाहरण के लिए 10 10 10 20 ऐसे 10 10 का अंतर, जितना अंतर होता है वो उसकी होती है वर्ग की चौड़ाई। कितने छात्र हैं, जो 50 है और 50 से ऊपर, 8 छात्र है। 50 और 60 के अंतराल में कितने छात्र है, 8 है। अब देख लेना डायग्राम में जाके आय चित्र में कितने छात्रों की संख्या है ना, तो कुल 45 छात्र है। दो पहले जो है 2 + 5 + 8 + ऐसे करके कितने हैं, कुल 45 छात्र है। ठीक है, आया समझ में सबको। ऐसे करके आपका पेपर अभी हुआ आज के लिए समाप्त। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपके। इसमें समूह 1 में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए, समूह 2 में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए। ये रेखीय समीकरण युग्म है, ये तो आप कर ही लोगे ना। 1 फ्रूट की कीमत क्या होगी, 2 फ्रूट की कीमत क्या होगी, है ना, ये तो आप कर ही लोगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी करा के दिखा सकता हूँ मैं आपको इफ़ यू वांट। देखो क्या दे रखा है इसको, देखो ये, और देखो लास्ट को छोड़ रहा है इसको भी। क्या दे रखा है, एक स्कूल में कैंटीन में एक निश्चित दिन विद्यार्थियों ने बेसन चिल्ला और फलों का रस रखा। कैंटीन में क्या है, चिल्ला और फलों का रस दिखा ना। तो 3 बेसन चिल्ले और 2 गिलास में 160 में खरीदे, और 5 बेसन और 4 गिलास जूस के कितने में खरीदे, 280 में खरीदे। तो ये नीचे क्वेश्चन है, इसके आंसर में देने हैं। चलो इसके दे देते हैं।
चलो करते हैं, मैं इसको क्यों छोड़े। तो हम क्या करेंगे, इसको बेसन को चिल्ला को सी ले लेंगे और जूस को जे ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जूस रस को जो जूस होता है ना, जे ले लेंगे। तो इसको हम मैथ से सोल्व करते हैं। 3 और 2 है ना, 3 और 2, तो क्या करेंगे भाई, 3C चिल्ले सी और 2J बराबर 160, ठीक है। और 5C प्लस 4J कौन सा कलर ले, इसमें तो सारे ही वैसे हैं। चलो कोई नहीं, रेड ही रहने देते हैं फिर, ठीक है। इसमें कितना दे रखा है, 160 तो 280, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पूछा क्या था, एक नीचे ये भी पूछा है कि चिल्ले की कीमत पूछी थी। तो चिल्ले को रख लेते हैं, जे को काट देते हैं। जे से 2 से गुणा कर लेंगे ऊपर वाले को, तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6C और ये 4J का 4J आ गया, 16 दूनी 32, 320। समीकरण 1 और 2 आ गए ना। अभी निशान चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गए, ठीक है। ये क्या हो गए, कट हो गए। बच्चे क्या हुए हमारे पास, और 6 में से माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस के 1C और माइनस के 320 में से 280 40 है ना। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। चिल्ले की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गए हमारे पास। तो क्या आ गया, चिल्ले की वैल्यू पूछी थी ना हमें, देखो यहाँ पे चिल्ले की कीमत कितनी आई, 40 रुपये। कितनी आई, 40 रुपये। ऐसे करके निकाल लेंगे और उसी समीकरण में क्या रख देंगे, ये इस चिल्ले की रख देंगे, तो जूस की कीमत आ जाएगी ना। और समूह 1 के लिए देखिए समीकरण को, तो ये बहुत ईजी है, आप कर लो, बच्चों वाली मैथ है ना। और अथवा वाला एक करना है। चलो बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ी क्लास हो गई है, बहुत मेहनत होती है कोई क्लास बनाने में। आपको अपने महेश सर की मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कॉन्टेंट उनको शेयर करें, ठीक है। आपके मार्क्स 80 आएंगे अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है। एक बार में नहीं समझना, ज़्यादा देखो, प्रैक्टिस की है, तो पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे आपके, अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। ऐसे बहुत सारे एजुकेशन के लिए हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, कि वीडियो में जाके चैनल में देखिए, हर सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। तो आप एक हमारे चैनल से निःशुल्क और अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने, आपके अच्छे नंबर आए इसी शुभकामना के साथ। जय हिंद, जय भारत।